नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं UPPCS 2023 के संबंध में, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न संस्थानों के पेपर सॉल्व कर रहे थे। मॉडल टेस्ट पेपर 2023 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के। तो उसी सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक IAS संस्थान, दृष्टि IAS संस्थान दिल्ली के UPPCS के पेपरों को सॉल्व किया। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं GS वर्ल्ड IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपरों का सॉल्यूशन। तो इस टेस्ट पेपर में हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे GS वर्ल्ड संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज़ का एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया एक मॉडल पेपर, जिसकी पेपर संख्या है 13। तो डिस्कस करते हैं और देखते हैं मॉडल पेपर 13 में क्या है। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए किस स्थल से प्राप्त मृदभांड पर प्यासा कौआ और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया है? यानी जो एक कहानी हम लोग देखते हैं, प्यासा कौआ और चालाक लोमड़ी, तो उसके ही रिलेटेड ये। तो इस प्यासे कौए और चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन किया गया है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। लोथल ए ऑप्शन में है, बी में मोहनजोदड़ो, सी में चहुंदड़ो और डी में हड़प्पा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग लाल और गुलाबी, जिन पर काले रंग की आकृतियां अंकित हैं, ऐसे मृदभांड का प्रयोग करते थे। तो हमारे सैंधव सभ्यता में लोथल जो साइट है, कहाँ पर है लोथल? गुजरात में। वहाँ पर ऐसा अंकन मिला है जिसमें प्यासा कौआ और चालाक लोमड़ी की कहानी आकृत प्रदर्शित की गई है। अगर हम यहाँ पे देखें लोथल से संबंधित तो कुछ और तथ्य। तो लोथल बच्चों किस नदी के किनारे है? तो लोथल बच्चों भोगवा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ऊपर से यहाँ पर और बात करें, भारत सरकार ने हाल ही में यहाँ पर क्या किया है? भारत सरकार ने एक पोर्ट बंदरगाह म्यूज़ियम बनाया है। क्या बनाया है? बंदरगाह म्यूज़ियम। ठीक है बच्चों, म्यूज़ियम बनाया है। ठीक है, कहाँ पे? लोथल में। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? लोथल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से नवपाषाण काल के किस स्थल के राख का टीला आयताकार घेरेबंदी के रूप में है, जिसे पुरातत्वविदों ने गौशाला के रूप में परिभाषित किया है? जरा देखें इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन ए है उत्तनूर, ऑप्शन बी है पलवाय, ऑप्शन सी है पिकलीहल और ऑप्शन डी है कोडेक्कल। तो यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें अगर हम बात करें कि किसने ऐसा किया है, तो बच्चों ये उत्तनूर जो है, यहाँ पर ऐसा गौशाला के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये जो गौशाला की उत्तनूर है वो हमारे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे बच्चों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल है, ठीक, जहाँ पर गौशाला के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, राख के टीले को। नेक्स्ट चलें हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
ब्यूरिन या तक्षणी निम्नलिखित में से किस काल का प्रधान उपकरण था? ब्यूरिन या तक्षणी। ऑप्शन जरा देखें। ऑप्शन है आपका बच्चों, ऑप्शन है निम्न पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण काल, या ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। तो बच्चों अगर हम बात करें तीक्ष्ण तक्षणी के बारे में, तो जो तक्षणी है वो एक तरह से होता क्या है, वो बच्चों एक तरह से स्क्रू ड्राइवर पेच के समान होता है, जिसके अगर प्रधान उपकरण की बात करें किस काल का था, तो ये उपकरण आपका उच्च पूर्व पाषाण काल का था। ठीक है बच्चों, यानी सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, रामायण एक आदिकाल काव्य है जिसके इनके अनुवादकर्ताओं कहीं किन्हीं भी भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन हैं? अनुवादकर्ता देखने हैं कोई कौन है। ऑप्शन ए कंबन तथा इब्न हरण करण, बी कृतिवास तथा कंबन, सी अब्दुल कादिर बनाउनी और कंबन, या डी उपरोक्त में से कभी। यदि हम बात करें कंबन तथा इब्न हरकरण, ये भी रामायण के क्या हैं? अनुवाद की है। कंबन तमिल रामायण के हैं। ठीक है, ऐसे ही कृतिवास और कंबन कृतिवास ने भी किया है। अब्दुल कादिर बनाउनी ने फ़ारसी में अनुवाद किया है। ऐसे ही हम ऑप्शन देखें तो सभी ने ही क्या किया है? रामायण का अनुवाद किया है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि किसने किस भाषा में रामायण का अनुवाद किया है, तो हम बात करते हैं, यदि हम कंबन को देखें तो कंबन ने तमिल में किया है। इब्न हरकरण के बारे में बात करें तो इब्न हरकरण ने किस भाषा में किया है, इसके बारे में बात करें, इन्होंने तमिल में किया है इब्न हरकरण ने, और कंबन ने तेलुगु में किया है बच्चों। किस में किया है? तेलुगु में, तेलुगु रामायण, और तमिल के उसने किया है इब्न हरण ने। ठीक है, यदि यहीं हम बात करें कृतिवास ने बांग्ला भाषा में किया है। किस में किया है? बांग्ला भाषा में किया है। ठीक है, यहीं पर हम बात करें अब्दुल कादिर बनाउनी ने अनुवाद आपका किस भाषा में किया है, तो अब्दुल कादिर बनाउनी ने फ़ारसी में अनुवाद किया है। किस में बच्चों? फ़ारसी में। ठीक है, शाहजहां द्वारा कराया गया था। ठीक, यानी इसके तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन हैं जिनमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए स्रोत सूत्र, ऑप्शन बी गृह सूत्र, ऑप्शन सी धर्म सूत्र, या ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत में कल्प सूत्र 4 हैं। कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्ब सूत्र, जिसमें इस सामाजिक नियमों के बारे में जहाँ पर व्याख्या की गई है वो है आपका धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक नियमों की बात की गई है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य की पुस्तकें संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं? ऑप्शन ए अवदा नास्तिक, ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी ललित विस्तार, या ऑप्शन डी मिलिंद पन्हो। तो बौद्ध साहित्य की पुस्तक संस्कृत में नहीं लिखी गई है, वो है मिलिंद पन्हो। कौन सी है बच्चों? मिलिंद पन्हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 बच्चों। क्या है? 7। जरा देखते हैं 7 में क्या है। ऑप्शन नंबर 7, सैंधव सभ्यता में निम्नलिखित में से किन की मृण मूर्तियाँ अप्राप्य हैं? नंबर ए घोड़ा, नंबर बी मछली, नंबर सी घड़ियाल, या नंबर डी गाय। तो अगर हम बात करें कि किसकी मृण मूर्तियाँ
अप्राप्य हैं या प्राप्त नहीं हैं, तो बच्चों सैंधव सभ्यता में किसकी मूर्ति नहीं मिली है या किसकी मृण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं? तो बच्चों सैंधव सभ्यता में हमें गाय की मृण मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, यानी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपिटकों पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति में तैयार किया गया था? ए प्रथम बौद्ध संगति में, बी द्वितीय बौद्ध संगति में, सी तृतीय बौद्ध संगति में, या डी चतुर्थ बौद्ध संगति में? तो त्रिपिटकों पर प्रमाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र तैयार किया गया था बच्चों चौथी बौद्ध संगति में। चौथी बौद्ध संगति बच्चों हुई थी कनिष्क की शासन काल में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगा के प्राक हड़प्पा चरण के निम्नलिखित में से किसने सोथी संस्कृति कहा था? ए दयाराम साहनी, बी NC मजूमदार, या सी अमलानंद घोष, या SR राव? तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि कालीबंगा को प्राक हड़प्पा चरण को निम्नलिखित में से किसने सोथी संस्कृति कहा था? तो अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा को प्राक हड़प्पा चरण का सोथी संस्कृति कहा गया है। किसे कहा गया है बच्चों? कालीबंगा को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ हमें सुमेलित जो नहीं है उसे ढूंढना है। देखते हैं, ए हेमाद्री, बी गोविंदराज। तो जरा देखें इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो हेमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा है, गोविंदराज ने स्मृति मंजरी लिखा है, माधवाचार्य दाय भाग और देवन भट्ट ने स्मृति चंद्रिका। तो देवन भट्ट तो ठीक हैं, लेकिन माधवाचार्य ने दया भाग नहीं लिखा है और प्रश्न से अनुसार हमें नहीं ढूंढना था। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों? हमारा आंसर हुआ क्या? हमारा आंसर हुआ माधवाचार्य। ठीक है, अगर हम दाय भाग की बात करें तो दाय भाग किसके द्वारा लिखा गया है, या बात करें माधवाचार्य ने क्या लिखा है? तो बच्चों माधवाचार्य ने लिखा है पराशर माधव धर्मशास्त्र। क्या लिखा है? पराशर माधव धर्मशास्त्र। क्या लिखा बच्चों? पराशर माधव। क्या लिखा है? पराशर माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महात्मा बुद्ध के पंच स्कंदवाद एवं द्वादश निदानों का वर्णन, पंच स्कंदवाद और द्वादश निदानों का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? ए अगुंतर निकाय में, बी सुत्त पिटक में, या सी विनय पिटक में, या डी अभिधम्म पिटक में? तो द्वादश निदानों का वर्णन सुत्त पिटक में किया गया है। किस में किया गया है बच्चों? सुत्त पिटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के पास। 12 देखते हैं अपना, हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल एवं सुरकोटा जैसे नगरों में संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। चहुंदड़ों और अल्लाहाबादीनों की किलेबंदी की गई थी। सी 3 नंबर, कालीबंगा के मकान निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। डी चौथा, लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से कथन सही हैं, तो देखते हैं, अगर हम पहले कथन के बारे में बात करें, जैसे नगरों में संपूर्ण एक रक्षा प्रणाचारी से घिरा था, ये बात बिल्कुल सही है। चहुंदड़ों और इलाहाबादी किलेबंदी की गई थी। चहुंदड़ों की किलेबंदी नहीं की गई थी, ये एकमात्र ऐसा शहर था। कालीबंगा के मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, न कि पकी ईंटों का। ये भी कथन कैसा है? गलत है। लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली के
प्रमाण प्राप्त हुए, ये बात बिल्कुल सही है। यानी हमारे 1 और 4 कथन सही हैं। देखते हैं ऑप्शन में 2 और 3, ए में, बी में 1 और 4, सी में 2 और 4 या डी 1 और 3। तो 1 और 4 कहाँ पर हैं बच्चों? 1 और 4 हमारे बी ऑप्शन में है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलें हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। थर्टीन देखते हैं, वेदांगों का नाम तथा क्रम विवरण निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? नंबर ए मुंडक उपनिषद, नंबर बी छंदोग्य छंदोग्य उपनिषद, सी तैतरई उपनिषद या डी आपका ऐतरेय उपनिषद। तो वेदांगों का नाम और क्रम हमारे मुंडक उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, वेदांग हमारे कितने हैं? 6 वेदांग हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। और 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का बाइबल एवं पंचम वेद भी कहा गया है? तमिल साहित्य का बाइबल एवं पंचम वेद भी कहा गया है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो वो है तोलकप्पियम, ऑप्शन नंबर बी की कोरल, ऑप्शन नंबर सी की पुत्तनम पाली या ऑप्शन नंबर डी की पुरनानुक रू। तो तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है बच्चों किसे? तो तमिल साहित्य का बाइबल कहा गया है बच्चों हमको कोरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा गया है। ठीक है बच्चों, किसे? कोरल साहित्य को। ठीक है, जिसे त्रुवल्लुवरु ने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं 15 में क्या है। संगम ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन फसलों की पैदावार का बड़ा सजीव वर्णन मिलता है? ए धन एवं गेहूँ, बी गेहूँ एवं गन्ना, सी अरहर एवं गन्ना या डी रागी एवं गन्ना। अगर हम संगम साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य में रागी और गन्ने की पैदावार की जानकारी मिलती है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखते हैं 16 को। स्तूपों की संरचना में हर्मिका का तात्पर्य होता है। देखें हर्मिका का तात्पर्य, ए प्रवेश द्वार, बी देव सदन, सी परिक्रमा मार्ग या डी बड़े स्तूप। स्तूपों की संरचना में यदि हम हर्मिका देखें तो हर्मिका जहाँ पर देवता निवास करता है, यानी हिंदुओं में बात करें तो गर्भगृह, और बौद्धों के जो स्तूप होते हैं वो देव सदन कहलाते हैं। यानी हिंदुओं के मंदिर का जो आपका गर्भगृह होता है वो इनका देव सदन होता है, बौद्धों का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर और उसे समझते हैं। तो बच्चों 17 है आपका, किस शैली में निर्मित मंदिरों का गर्भगृह देवल कहलाता है? ए द्रविड़ शैली में, बी कलिंग शैली में, सी भूमध्य शैली में या डी गंधार शैली में। तो मंदिरों का गर्भगृह देवल कहलाता है कलिंग शैली में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं बनास संस्कृति के किन स्थलों में तांबे के उपकरण के साथ पाषाण के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आहार तथा बालाथल, ऑप्शन बी गुलुंद और मरमी, ऑप्शन सी आहार तथा गुलुंद या ऑप्शन डी बालाथल और मरमी। तो अगर हम बनास संस्कृति के स्थलों में तांबे के उपकरण के बारे में बात करें तो गुलुंद और मरमी में हमें प्राप्त हुए हैं पाषाण उपकरण भी और ये भी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा था? सिंधु सभ्यता जैसा कि हम लोग जानते हैं एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसे किसने क्रांति कहा था? तो बात करते हैं गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्या बोला था? क्रांति बोला था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
20 क्या कह रहा है जरा समझिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है हड़प्पा स्थल और सूची 2 है नदी। तो जरा देखते हैं क्या क्या कहाँ पे है। तो अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर बच्चों हिंडन नदी के किनारे है। यहीं पर अगर हम बात कर देते हैं बच्चों किसकी, अगली अगर हम बात कर दें बच्चों कहाँ पर, रंगपुर की, जो गुजरात में है। तो गुजरात में मादर नदी के किनारे आपका रंगपुर है। अगर यहीं पर बात कर लें बनावली की, तो बच्चों बनावली हरियाणा के हिसार ज़िले में है और जो रंगोई नदी के तट पर मिलता है, यानी रंगोई नदी। बालाकोट को देखें तो बालाकोट आपका कश्मीर के बिंदार नगर के किनारे है नदी के। तो अगर ऑप्शन देखें तो हमारा है 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। 3, 1, 4, 2 कहाँ पर हैं? ए में 1, 3, 1, 4, 2, यानी हमारा ए ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत के प्रथम प्रमाण मौर्य काल से मिलता है। ओके, मौर्य काल से ही चट्टानों को काटकर स्थापत्य निर्माण का युग प्रारंभ होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? चलो जरा देखें उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत के प्रथम प्रमाण मौर्य काल से ही मिलता है, या ऑप्शन बी देखते हैं, उत्तर नंबर 2 देखते हैं। मौर्य काल से ही चट्टानों को काटकर स्थापत्य का निर्माण का युग प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों कथन सही होंगे, क्योंकि उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत की बात करें जो पढ़ी जा सकी है, उसके अनुसार आपकी मौर्यकाल चट्टानों मौर्यकाल से ही हुई है। और गुफा का उल्लेख काट कर आवास बनाने के जो उल्लेख मिले हैं वो भी हमें अशोक के समय ही मिले हैं, यानी दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। देखते हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2। तो यहाँ सी इज़ द राइट आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। संगम युग के चोल राज्य में धनी वेल्लार या बल्लात को निम्नलिखित में से कहा जाता है। देखते हैं क्या कहा जाता है। ए कबिदी एवं बेल, बी वेल एवं कडेसियर, सी कडेसियर एवं कबिदी, या डी बेल एवं अरसू। तो संगम युग में चोल राज्य के धनी वेल्लार या बल्लाल निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन नंबर ए कबिदी एवं बेल है, नहीं, बेल एवं कैडिसियर है। देखते हैं कैडिसियर एवं कबिदी है या बेल एवं अरसू है। तो जो धनी वेल्लार यानी किसान होते हैं उन्हें बेल या अरसू कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। प्राक सैंधव क्षेत्र के किस स्थल के अंतिम चरण से झुककर एवं झंगार संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए कोट दीजी से, कहाँ से? कोट दीजी से। ऑप्शन बी आमिरी से। ऑप्शन सी नाल से, या ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो अंतिम चरण में झोकर और झंगार संस्कृति के प्रमाण आमरी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बच्चों? आमरी से मिलते हैं, जिसकी खोज 1929 में की गई थी। किसका? 1929 में। और किसने की थी? RNG मजूमदार ने। किसने की थी बच्चों? NG मजूमदार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की उगाई गई पहली फसल निम्नलिखित में से थी। ए कृषिजन्य, देखो जरा नवपाषाण काल की बात है। ए कृषिजन्य, बी चना, सी कृषिजन्य बाजरा, बी चना, सी मूंग और डी रागी। तो नवपाषाण काल में उगाई गई पहली फसल दक्षिण भारत की बच्चों क्या थी? वो थी आपकी रागी। तो नेक्स्ट उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर 25। जरा 25 देखते हैं।
नवपाषाण काल के किस घाटी के स्थल विविध प्रकार के शव दफनाए जाने की प्रथा के कारण प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए स्वात घाटी, ऑप्शन बी केवटा घाटी, ऑप्शन सी बेलन घाटी या ऑप्शन डी बोलन घाटी। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्थल जो शव दफनाने के लिए प्रसिद्ध है वो है बच्चों स्वात घाटी। कौन सा बच्चों? स्वात घाटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बेलन घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बी बेलन घाटी से सर्वप्रथम निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो। तो बेलन घाटी से पुरापाषाण, मध्य और तीनों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये बात बिल्कुल सही। बेलन घाटी से प्रथम निम्न पूर्व पुरापाषाण के साक्ष्य मिले हैं, ये बात गलत है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो केवल ए बात सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं 27 पर। 27 देखते हैं। आखेटक संग्रहक से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण का निम्नलिखित में से प्रतिनिधि स्थल कौन सा है? ए चौपानी मांडो, बी मेहरगढ़, सी कोल्डीवा या डी बागौर। तो ये है आपका चौपानी मांडो, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आखेटक से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासकों में केवल बिम कडफिसस एवं कनिष्क ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के नहीं, ये सोने के सिक्के के होते, तो बात सही थी। शेष कुषाण शासकों ने चांदी के सिक्कों का अभाव दिखता है। तो चांदी के सिक्कों का अभाव, तो इन्होंने सोने और चांदी दोनों के सिक्के चलाए थे। और शेष कुषाण शासकों में हम अगर बात करें तो चांदी का अभाव दिखता है। तो अगर हम ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखते हैं 29 क्या कहता है? सर्वप्रथम किस कला में देशीय तत्वों का उदय तथा समाज के विभिन्न वर्गों को प्रदर्शित किया गया? ए मौर्य काल, बी कुषाण काल या सी शुंग काल या डी गुप्त काल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, कुषाण काल में देशी तत्वों का ज़्यादा हमें स्वरूप प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30। देखते हैं स्कंदगुप्त के काल में के लेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। कौन से अभिलेख में? बी भीतर स्तंभ लेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, या गढ़वा शिलालेख में, या कहोम शिलालेख में। तो मलेच्छ हूणों को स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगस्त्य लोपामुद्रा का विवाह निम्नलिखित में से किस विवाह का उदाहरण है? प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह या ब्रह्म विवाह। तो ये विवाह बच्चों है आर्ष विवाह। कौन सा विवाह का उदाहरण है? आर्ष। ठीक है, अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा का विवाह किसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों? ये विवाह उदाहरण हो जाएगा आपका आर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। अक्षय नीवी प्रथा, कौन सी प्रथा बच्चों? अक्षय नीवी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? ए सातवाहन युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, या डी हर्ष के युग में। तो बच्चों अगर हम बात करें अक्षय नीवी का उल्लेख हमें मिलता है कुषाणों के युग में। किसके में बच्चों? कुषाणों के युग में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिर निर्माण की कला का पूर्ण विकास गुप्त काल में हुआ था। पूर्ण विकास गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। नागर मंदिर की आधारभूत योजना अष्टभुजी होती है। तो ये दोनों कथन गलत लग रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं फिर हम, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन गलत मैंने बोला, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दक्षिण भारत में श्रेणी संगठनों को अभिलेखों में निम्नलिखित में से कहा गया है। ए अंजुवन्नम, बी मणिग्रामम, सी समया या डी वलिज्यम। तो किसे कहा गया है इन्हें? किसे कहा गया बच्चों? समया को कहा गया है अभिलेखों में दक्षिण भारत के श्रेणी संगठनों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने फर्श एवं छत बनाने खपरेल टाइल्स का प्रयोग शुरू किया था? ऑप्शन ए शकों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाणों ने या डी सातवाहनों ने। तो किसने किया था बच्चों? कुषाणों ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखते हैं 36। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के पश्चात कुषाण मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा त्रोहित की गई, यानी शुरुआत की गई? तो ए कुजल कटफिसस, बी कनिष्क, सी बिम्बकटफिसस या डी होविस्क। तो किसके शासनकाल में बच्चों? बिम्बकटफिसस के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। पान एवं सुपारी का उल्लेख संगम युग के किस रचना में हुई थी? पान एवं सुपारी का उल्लेख संगम युग की किस रचना में हुई थी? ए शिल्पाधिकारम, बी पुत्तुपायतु, सी शिल्पाधिकारम एवं पत्तुयप्यातु या तोलकाप्पियम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किसके शासनकाल में हुई थी, तो बच्चों ये हुई थी तोलकाप्पियम में। किसके शासनकाल में? तोलकाप्पियम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। किस पर बच्चों? 38 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्त साम्राज्य बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त था। ये बात बिल्कुल गलत है। मौर्य गुप्त काल में भूमिकारों की संख्या में वृद्धि होती और वाणिज्यिक कारों की संख्या में घटती गई। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी वाणिज्यिक कर हमेशा घटते गए और भूमि करों की बढ़ोतरी होती गई। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। केवल एक ए में है, केवल दो बी में है, एक और दो दोनों सी में हैं, एक और ना एक ना दो ये डी में है। तो मैंने कहा एक सही है, यानी ए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण चित्र नामक टिप्पणी का संकलन निम्नलिखित में किसके शासनकाल में किया गया था? ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी सिंह विष्णु या डी नंदी वर्मन तृतीय। तो किसके शासनकाल में बच्चों? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसका स्वर्णिम युग कहा जाता है? कहा है निम्नलिखित में किसका स्वर्ण युग कहा? निम्नलिखित इतिहास का सर्वप्रथम स्वर्ण युग कहा? किसने कहा जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, किसने कहा? ए रमेश चंद मजूमदार, बी सदाशिव अल्तेकर, सी के एम मुंशी या डी काशी प्रसाद जायसवाल। तो किसके शासन में कहा है? के एम मुंशी ने स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। नवपाषाण युगीन संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए मृदभांडों का निर्माण, बी पाषाण औजारों पर पॉलिश करना, सी मृतकों को दफनाने के लिए ताबूत के रूप में बड़े बर्तनों का उपयोग किया गया या डी चित्रकला की पहली
बार शुरुआत तो किसको किया गया है? डी, चित्रकला की पहली बार शुरुआत को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की कांस की मूर्ति निम्नलिखित में से किस मुद्रा में है? ए, अभंग मुद्रा, बी, समभंग मुद्रा, सी, अतिभंग मुद्रा या डी, त्रिभंग मुद्रा। तो किस मुद्रा में है बच्चों? त्रिभंग मुद्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 के पास चलें। लगभग 400 स्थलों से प्राप्त लाल पॉलिश युक्त RPW बर्तनों के टुकड़ों का मुख्य प्राप्ति स्थल निम्न में से है? ए, महाराष्ट्र, बी, उत्तर प्रदेश, सी, बिहार या डी, गुजरात। तो किसका है बच्चों? गुजरात में RPW टाइप बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में बृहत शिलालेख हैं, सूची खोज करता है। देखते हैं किसने किसे खोजा और पता करते हैं आगे। तो यदि हम बात करते हैं किसने किसे खोजा की, तो देखें, अगर हम गिरनार जो खोजा गया है वो कर्नल टाड द्वारा खोजा गया है। जोगाड़ अगर हम बात करें तो वाल्टर इलियट द्वारा खोजा गया है। यदि हम धौली की बात करें तो कीटो द्वारा खोजा गया है। और यदि हम सहवाजगढ़ी की बात करें तो जनरल कोड द्वारा खोजा गया है। यानी जो हमारा कूट बना वो बना 4 3 1 और 2, 4 3 1 2। ऑप्शन देखते हैं, ए में 4 3 2 1, बी में 3 4 2 1, सी में 4 3 1 2, यानी चौथा यानी सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 45 पर। श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया? ए, पल्लव, बी, चालुक्य, सी, गंग या डी, राष्ट्रकूट। तो किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो ये किया गया है गंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किनके समय सातवाहनों को संघर्षकों कार्दमक शाखा से हुआ? ए, गौतमी पुत्र सतकर्णी, बी, वशिष्ठ गौतमी पुत्र पुलवामी, नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी या डी, सिमुक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसके द्वारा किनके समय में, तो ये हैं वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के समय में संघर्षकों की कार्दमक शाखा से हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। संगम युग में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्नलिखित में से था? ए ऑप्शन देखते हैं, केकई, बी, पंचतिणाई, सी, पेरुंदड़ोई या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संगम युग में पेरुंदड़ई विवाह प्रचलित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा निम्नलिखित में किसने प्राप्त हुई? नंबर ए, यूक्रेटाइडीज, बी, डेमेट्रीज या सी, यूथिडेमस या डी, डियोडोटस। तो ऑप्शन नंबर बात करते हैं, इसमें हम लोग किसके शासनकाल में मिला है? तो ये मिला था आपके हिंद यवन शासक कौन सा? यूक्रेटाइडीज की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कहाँ पे मिली हैं? यूक्रेटाइडीज के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द गुप्त डायनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ए, कनिंगम, बी, A.S. अल्तेकर, सी, जॉन एल्वन या डी, कर्नल कोल्डवेल। तो कौन बना है? जॉन एल्वन ने कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द गुप्त डायनेस्टी नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों हम लोग। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 50। सिकंदर के आक्रमण के समय मालवा गणराज्य किस नदी के तट पर स्थित था? बी, ए, झेलम, बी, रावी, सी, चेनाब या डी, सिंधु। तो मालवा गणराज्य
रावी नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किस शासक ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मिर्थेडेटस, ऑप्शन सी बी मेयोस ओ मऊ, ऑप्शन सी आइलिस या डी गोंडोफर्नीस। तो किसने किया बच्चों? गोंडोफर्नीस ने। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 पर। सुनेत लुधियाना से प्राप्त 30,000 सिक्के प्राचीन भारत के किस गणराज्य के हैं जिस पर बैल के प्रतीक जयमंत्रधार अंकित है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है ओदुम्बुर, ऑप्शन बी है औदय, ऑप्शन सी है कुणिंद या ऑप्शन डी है मालव। तो कौन सा है बच्चों? औदय है, जिस पर बैल के प्रतीक के साथ जयमंत्रधार अंगधर अंकित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, इसे समझते हैं। उसे समझते हैं। सर्वप्रथम भारी मात्रा में आहत के सिक्के का निर्माण श्रेय नंद वंश के शासकों को निम्नलिखित में से किसने दिया? ए एलिन ने, बी कनिंगम ने, सी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने या डी कोसाम्बी ने। तो सर्वप्रथम भारी आहत सिक्कों के निर्माण का श्रेय सनंद शासकों को दिया है किसने? एलिन ने। किसने दिया बच्चों? एलन ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्या कहता है, इसे जरा समझें। किस गुप्तकालीन शासक को अप्रतिरथ कहा जाता है? अप्रतिरथ कहा गया है। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी रामगुप्त। तो किसको कहा गया है बच्चों? अतिप्रथ। तो बच्चों कहा गया है समुद्रगुप्त को अप्रतिरथ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ऋग्वेद के में उल्लेखित सभा और समिति को क्रमशः अपर हाउस एवं लोअर हाउस निम्नलिखित में से किसने कहा है? ए केपी जायसवाल, बी लुडविन या सी हिलब्रांड या डी तित्समर। तो किसने कहा है? लुडविन ने हाउस लोअर हाउस कहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का प्रमाण कहाँ से मिला है? सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण के बारे में क्वेश्चन नंबर है आपका 56। देखते हैं। ए आहाड़, बी अतरंजी खेड़ा, सी हस्तिनापुर या डी दैमाबाद। तो लोहे का प्रथम साक्ष्य हमें आहार संस्कृति से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। बिस्ट यानी बेगार पर चर्चा निम्नलिखित में से किस आलेख में की गई है? बेगार पर चर्चा निम्नलिखित में से किस आलेख में की गई है? ऑप्शन देखें। करमदंडा अभिलेख, बी मथुरा अभिलेख, सी बाकाटक अभिलेख या डी मंदसौर अभिलेख। तो ये की गई है आपकी बाकाटक अभिलेख में। किसमें बच्चों? बाकाटक अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 58। मरुस्थल का उल्लेख ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नाम से किया जाता है? ए वायधु, बी धनव्य, सी तापर्य या डी वासस। तो देखते हैं किस में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों ए है वायुध, बी है धनव्य, सी है तापर्य या डी है वासम। तो किस में की गई बच्चों? धनव्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 देखते हैं। गुप्त काल में पंचायतन शैली निर्मित मंदिरों प्रथम मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? ए था या किसे माना गया? ए भीतरगांव, बी बोधगया का बुद्ध मंदिर, सी दशावतार मंदिर या डी तिघवा मंदिर। तो ये किसे माना गया है बच्चों? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर को पंचायतन शैली से निर्मित पहला मंदिर माना जाता है। 60 वैदिक साहित्य में वर्णित प्लावा का आशय निम्नलिखित में से है? ए एक प्रकार का यज्ञ, बी मातृ पूजा, सी एक प्रकार की नाव या डी प्रसिद्ध बंदरगाह।
तो बौद्धिक साहित्य में जो प्लवा का आशय है वो बच्चों एक प्रकार की नाव है जो भवसागर से पार कराती है। 61 आर्यभट्ट के प्रसिद्ध शिष्य जिन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है निम्नलिखित में से कौन थे? ए प्रद्युम्न, सी निशंक, डी सी लाटदेव या डी विजयनंदी। तो कौन थे? लाटव। कौन थे? लाटदेव। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के पास। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऋग्वेद अथर्ववेद में सप्तसैंधव अर्थात 7 नदियों का उल्लेख है। बात सही है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों में का सबसे पवित्र नदी थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न एक न दो। तो बच्चों यहाँ पे सी यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। गुप्त काल में मंदिरों जो ईंटों से निर्मित हैं के संबंध में विचार कीजिए। भीतरगांव तिगवा का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, पहाड़पुर का मंदिर या भूमरा का शिव मंदिर। तो गुप्त काल के यदि हम मंदिरों में सर्वोत्तम उदाहरणों का बात करें और तो या फिर जो हम बात करें ईंटों के बने हुए मंदिर का, तो भीतरी गांव का मंदिर ईंटों का बना है। किसका बच्चों? भीतरी गांव का मंदिर ईंटों का बना है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना है। ठीक है। तथा पहाड़पुर का मंदिर भी किससे बना बच्चों? ईंटों का बना है, जो अब बांग्लादेश में चला गया है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो 1, 3, 4 कहाँ पे हैं इसे ज़रा ढूंढते हैं। 1, 3 तथा 4 आपके सी ऑप्शन में हैं। कहाँ पे हैं बच्चों? सी ऑप्शन में। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 देखते हैं। भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मिलती है? ए पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी, बी जियोग्राफी, सी नेचुरल हिस्टोरिका या डी इंडिका। तो किससे मिलती है बच्चों? ये मिलती है नेचुरल हिस्टोरिका से। किससे मिलती है? नेचुरल हिस्टोरिका से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। आठविक जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने निम्नलिखित में किस शिलालेख में किया है? आठविक जातियों के उल्लेख के बारे में अगर हम बात करें तो किया गया है 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 5वें शिलालेख में या 7वें शिलालेख में। तो आठविक जातियों का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 66 पर। अशोक के किस स्तंभ लेख में औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षण रियूबिन बरो नाम अंकित है? ठीक है, क्या है? अभिलेख तथा सर्वेक्षक रियूबिन बरो का नाम अंकित है। ऑप्शन ए लौरिया अरराज दिल्ली टोपरा, लौरिया नंदनगढ़ या डी रामपुरवा। तो बच्चों इसमें हम बात करते हैं तो अशोक का अभिलेख में औरंगजेब के लौरिया नंदनगढ़ में लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। प्राचीन काल में सामुद्रिक यात्रा में प्रयुक्त जल यंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था या किस में मिलता है? ए दीघ निकाय, बी युक्तिक कल्पतरु, सी समरांगण सूत्रधार या डी इंडिका। तो बात करते हैं किस में मिलता है बच्चों? तो ये मिलता है राम रांगड़ सूत्रधार में। किस में मिलता है? राम रांगड़ सूत्रधार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 देखते हैं। 68 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम चारों आश्रम का एक साथ उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? ए तैत्तरीयोपनिषद, बी
बृहदारण्यकोपनिषद, सी मुंडकोपनिषद या डी जाबालोपनिषद। ठीक है, तो चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले एक साथ आपको मिलेगा जाबालोपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। मूसिक राजवंश के संबंध में प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से था? ए उत्तरी सिंध, बी उत्तरी केरल या सी उत्तरी पंजाब या डी उत्तरी बिहार। तो मूसिक राजवंश का उल्लेख उत्तरी केरल से था, यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। कायस्थों के वर्णन एक वर्ग के रूप में गुप्त काल के किस स्मृति में मिलता है? तो कायस्थों का वर्णन एक रूप में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में, बी आय स्तंभ स्मृति में, सी बृहस्पति स्मृति में या डी नारद स्मृति में। तो कायस्थों का वर्ग का उल्लेख गुप्त काल के आय स्तंभ स्मृति में मिलता है। किस में मिलता है? सॉरी, इसमें जरा देखते हैं, गलत हुआ है थोड़ा। तो अगर हम बात करें किसमें मिलता है तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। वैदिकोत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसे ने एक व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की जिसमें को न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण का वर्णन किया गया है? ए थीबो ने, बी वैद्यायन ने या सी आपस्तंभ ने या डी ब्रह्मगुप्त ने। तो ये किसने किया है? आप स्तंभ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर चलें। सिकंदर जिसने 326 ईसा पूर्व भारत भूमि पर आक्रमण किया का सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? ए नियार्कस, बी लियानेटस तथा एम्ब्रियस या सी हेम्प्रोस्थियान या तथा पेड्रियस या डी प्यूकेस्टास। तो बच्चों इसके उत्तर के बारे में अगर हम बात करें तो हेप्रोस्थियान और पेड्रियस इसके उत्तर होंगे। ठीक है, सिकंदर जिसने भारत भूमि पर आक्रमण किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। महात्मा बुद्ध के संबंध में आदि बुद्ध की अवधारणा सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? ए असंग ने, बी वसुबंधु ने, सी नागार्जुन ने या डी मैत्रेयनाथ ने। तो बच्चों ये किया था असंग ने। किसने किया था? असंग ने, यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। देखते हैं 74। देखते हैं 74। गोमत धर्मसूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से या सी सामवेद से या डी अथर्ववेद से। तो आपका गोमत धर्मसूत्र का संबंध सामवेद से है। किससे है बच्चों? सामवेद से है। नेक्स्ट चलते हैं 75 पर। मंजूश्री महाकल्प निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान या ऑप्शन डी श्वेतांबर। तो मंजूश्री महाकल्प निम्नलिखित में से वज्रयान की संबंध रखती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। कालिदास ने अपनी किस रचना को वाकाटक दरबार में लिखा था? ए कुमार संभव, बी ऋतु संहार, सी मेघदूत या डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास ने वाकाटक दरबार में
कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वो ग्रंथ था आपका बच्चों मेघदूत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है नंद वंश का पहला था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के चलाए। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, समस्त नंदवंश शासक परम धनी एवं बौद्ध धर्म के पोषक थे। वो बौद्ध धर्म के नहीं, वो हिंदू धर्म के पोषक थे। तो बात करते हैं इसमें एक ही कथन सही है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। केवल ए में है, यानी ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित राज दंपत्ति प्रकार या राजा रानी के सिक्के निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन शासक ने जारी नहीं किए थे? ए चंद्रगुप्त ने, बी कुमारगुप्त प्रथम ने, सी स्कंदगुप्त ने या डी समुद्रगुप्त ने। तो किसने जारी नहीं किए थे बच्चों? समुद्रगुप्त ने जारी नहीं किए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संगम साहित्य में मिलता है? ए अहेनानरु, बी पुत्तुपातु, सी तोलकापियम, सी डी शिल्पाधिकारम। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें किसके शासनकाल में या सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख निम्नलिखित में से किस संगम साहित्य में? तो अहेनानरु में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। देखें 80, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में बोधिसत्व को आध्यात्मिक पूर्णताओं का उल्लेख है? ए बेपलय सूत्र, बी ललित विस्तार या सी अष्टासहिस्रता प्रसा परिमिता या डी सधर्म पुंडरिक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो किससे मिलती है? अष्टसहिस्रता प्रसा पारिमिता में। ठीक है बच्चों, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं 81। हाथियों के रोगों व चिकित्सा से किससे? हाथियों के रोगों व चिकित्सा से संबंधित हस्त्यायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए बाघभट्ट ने, बी पालक्यप्य ने या सी पाश्वक ने या डी धन्वंतरी ने। किसने की थी? इसके बारे में देखें तो ये की थी आपने पालकव्य ने। किसने बच्चों? पालकव्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखते हैं 82। एडविन अर्नाल्ड द लाइट ऑफ एशिया, जो कि बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है, किस पुस्तक के अनुसार करते हुए लिखी गई थी? ऑप्शन ए मिलिंद पनु, ऑप्शन बी ललित विस्तार, ऑप्शन सी दिव्यावदान या ऑप्शन डी अव्यदान शतक। तो ये पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया लिखी गई थी ललित विस्तार के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? ललित विस्तार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित कीटक तथा तदात्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लगाया जाता है? ए मगध में, बी अंग में, सी कुरु में या डी अवंती में। तो कीटक का तदात्म लगाया जाता है बच्चों अंग में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। निम्नलिखित में से किस शासक के जानकारी का एकमात्र स्रोत अभिलेख है? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी खारवेल एवं रुद्रदामन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शासक की जानकारी एकमात्र स्रोत अभिलेख ही है, तो वो हैं आपके खारवेल और रुद्रदामन। ठीक है, एक का है जूनागढ़ अभिलेख और एक का है कलिंगराज खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है और जूनागढ़ आपका रुद्रदामन का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति के
किस स्थल से ईंटों, नालियों तथा मिट्टी की सार्वजनिक नालियां मिली हैं? ए कौशाम्बी, बी अहिछत्र, सी राजगीर या डी श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें किससे मिली हैं, तो ये जानकारी हमें मिली है कौशाम्बी से। किससे मिली है बच्चों? कौशाम्बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 86 पर। किस पे चलें? 86 पर। एट्टी सिक्स देखते हैं। किस स्थान से श्रेणियों की 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं जिस पर श्रेणी 60 व कुलिक निगमे जैसे लेख अंकित हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए भीटा प्रयाग, बी बसाड़, सी कौशाम्बी या डी नालंदा। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तो बच्चों इसका उत्तर होगा बसाड़ में ऐसा अंकित मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 देखते हैं। अवंती महाजनपद का मगध साम्राज्य में विलय निम्नलिखित में किस शासन ने किया था? ओए अजातशत्रु ने, बी शिशुनाग ने, सी उदयन ने या डी बिंबिसार ने। तो इसका आंसर होगा महाजनपद का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। भारत में रोम शासकों के प्राप्त स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से कहा जाते हैं? ए दीनारी, बी उरेई, सी कुनिदी या डी इरई। तो कहा क्या जाता है बच्चों इन्हें? तो इन्हें कहा जाता है ओरेई। क्या कहा जाता है बच्चों? ओरेई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर सॉरी। नायक के रूप में उदयन का संबंध किन संस्कृत नाटकों से है? ए रत्नावली, 2 रघुवंशम, 3 स्वप्नवास वासवदत्ता या 4 प्रिय दर्शका। तो उदयन का संबंध किन संस्कृत नाटकों से है? अगर हम ये देखें तो बच्चों उदयन का संबंध भास्करकृत स्वप्नवास दत्ता से है। ठीक है, हर्ष के 3 नाटक प्रिय दर्शका से है और रत्नावली से है। ठीक है, तो बात करते हैं उदयन यानी 1, 3, 4 से। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ए में है 1 और 3, बी में है 1, 2, 3, सी में है 1, 3, 4 यानी सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन की मुद्राओं के अनुसरण पर उलुक शैली के सिक्के ढाले गए हैं? ऑप्शन ए कुषाणों की, ऑप्शन बी शकों की, ऑप्शन सी पारसी की या डी यूनानी की। तो भारत में उलुक शैली के सिक्के यूनानी की शैली में ढाले गए हैं, यूनानी की मुद्राओं को में ढाले गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 देखते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड निम्नलिखित में लोगों के शव विसर्जन का एकमात्र उदाहरण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अहिछत्र से, ऑप्शन बी भगवानपुरा से, ऑप्शन सी मांडा से या ऑप्शन डी माँ कौशाम्बी से। तो ये प्राप्त हुए हैं बच्चों भगवानपुरा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 देखते हैं। 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदभांड को अथर्ववेद में
कृष्ण लोहित कहा गया है? ए गौरिक मृदभांड, बी काला एवं लाल मृदभांड, सी चित्रित धूसर मृदभांड, या डी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। तो किसे कहा गया है? काले एवं लाल मृदभांड को अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तमिल ग्रंथ में शिल्पाधिकारम में उत्तरी भाग के निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख नहीं हुआ है? ए मगध, बी वत्स, सी अंग, या डी अवंती। तो किसका नहीं हुआ है बच्चों? ये नहीं हुआ है, किसका? अंग का नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। अजातशत्रु ने 2 युद्ध यंत्रों इस रथ मूसल एवं शिलाकट्टक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध किया? ए वैशाली, बी अंग, सी कौशल, या डी वत्स। तो किसके विरुद्ध किया? वैशाली के विरुद्ध बच्चों किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। चोल शासकों के अभिलेखों में प्रयोग की गई भाषाओं पर विचार कीजिए। ए संस्कृत, 2 तमिल, सी 3 तेलुगु, या 4 कन्नड़। तो चोल शासकों की भाषाओं के बारे में पूछा है आपसे, तो देखते हैं कौन सा चोल भाषाओं में प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों चोल भाषाओं में अगर हम बात करें तो चोल में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ चारों भाषाओं का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन में देखते हैं 4 किस्में हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, चारों हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के किस अभिलेख में हुआ है? देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ अभिलेख में। तो ए गढ़वा लेख, बी मथुरा स्तंभ लेख, सी सांची लेख, या डी मेहरौली स्तंभ लेख। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के गढ़वा लेख में ऐसा प्रयोग किया गया है। सॉरी, गढ़वा नहीं, मथुरा है। कौन सा बच्चों? मथुरा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 97 पर। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। और देखते हैं, एक में अशोक के शिलालेख हैं और दूसरे में विषय वस्तु है। द्वितीय शिलालेख, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, और बच्चों कौन सा है आपका? 12वां 11वां शिलालेख। यदि हम देखें तृतीय शिलालेख में लोक कल्याणकारी बातें हैं। 10वें शिलालेख में अगर हम बात करें तो प्रजा के हित की बातें की गई हैं। 13वें शिलालेख में अगर हम बात करें तो कलिंग युद्ध के बारे में बात की गई है। 11वें शिलालेख में अगर हम बात करें तो धम्म की विशेषता बताई गई है। ऑप्शन मिलाएं तो 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन देखते हैं कौन से में 4, 1, 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट चलते हैं 98 पर। निम्नलिखित में से कौन से शासक सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण से संबंधित हैं? 1 अशोक, 2 चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंदीवर्धन, और 4 रुद्रदामन। तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन ये सारे ने क्या किया था? इस पर काम किया था। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन देखें हम लोग। ए अशोक, यानी किसने किया था? अगर हम बात करें तो अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और रुद्रदामन ने किया था। नंदीवर्धन ने इसमें कोई काम नहीं किया था। ऑप्शन देखते हैं कौन से होंगे। ए में 1, 2, 3 हैं, बी में 1, 2, 3, 4 हैं, सी में 1, 2, 4 हैं, यानी 1, 2, 4 होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। देखते हैं 99।
अर्थशास्त्र में उल्लिखित मुद्रा पण निम्नलिखित में से क्या थी? सोने की मुद्रा थी, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पण जो थी वो चांदी का सिक्का थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए रुद्रदामन प्रथम, बी रुद्रसिंह तृतीय, सी रुद्रसेन या डी चस्तान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसिंह तृतीय को हराकर ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। किस पर? 101 पर। और देखते हैं 101 में क्या है। हम लोग देखते हैं सती प्रथा का प्रारंभिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों ये प्रयाग प्रशस्ति में, सारनाथ में, गुप्त के एरण अभिलेख में या रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में प्रारंभिक अभिलेख हमें मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। किस में मिलता है बच्चों? भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। नेक्स्ट है आपका 102, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ए रवि कीर्ति, बी वाणभट्ट, सी भरत मुनि या डी हरिसेन। तो किसने की थी बच्चों? ये की थी हरिसेन ने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 पर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सौरकूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। देखते हैं भाई सूची 1 सूची 2 किसने क्या दिया? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया। ठीक है, बारहमीर और इसके बाद अगर हम बात करें कहाँ गए यार, पंचदर्शिका के बारे सिद्धांत के बारे में बात करें तो बारहमीर ने बताया। हस्त्यार्वेद के बारे में बात करें तो हस्त्यार्वेद आपका बाघ भट्ट द्वारा बताया गया है। किसके द्वारा? बाघ भट्ट। और पलक्काय तो बात बताएं अष्टांग हृदय की चिकित्सा अष्टांग हृदय बाघ भट्ट ने और पलक्काय आपका हस्त्यार्वेद ने। तो ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2, 1 कहाँ पे मिल रहे हैं वो देखते हैं। 3, 2, 1, 4 ए ऑप्शन में, 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन में। और हमारे क्या बन रहे थे? 3, 4, 2, 1। ओके, तो सी ऑप्शन में 2, 3, 4, 1, डी में 3, 4, 2, 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? वो हमारा आंसर होगा 3, 4, 2, 1 यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने किसके पास? 104 के पास। किसके पास बच्चों? 104 के पास। 104 क्या कह रहा है उसे समझते हैं। 104 कह रहा है उत्तर पश्चिमी भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का कालक्रम निम्नलिखित में से क्या है? ग्रीक, पर्थियन, शक और कुषाण। पर्थियन, ग्रीक, शक और कुषाण, ग्रीक, शक, पर्थियन और कुषाण या डी शक, ग्रीक, पर्थियन और कुषाण। तो भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणियों का है क्रम ग्रीक यानी पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पर्थियन आए, फिर कुषाण आए। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन से सिक्के सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किए? ए स्वर्ण सिक्के, बी रजत सिक्के, सी सीसा के सिक्के या डी पोटिन के सिक्के। तो निम्नलिखित में से सिक्के सातवाहनों ने प्रचलित नहीं किए उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या हैं आपके? ए स्वर्ण सिक्के, बी रजत और सी सीसा। तो स्वर्ण सिक्के सातवाहनों ने नहीं प्रचलित किए थे, जबकि सीसे और पोटिन के सिक्के सातवाहनों द्वारा ही दिए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। निम्नलिखित में से यवन प्रिय किसको कहा गया? ए भारतीय मोती को, सी बी हाथी दांत को, सी रेशम को या डी भारतीय काली मिर्च को। तो यवन प्रिया भारतीय काली मिर्च को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 111।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन सुनिए। यज्ञ श्री सतकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित करवाया। कारण, दूर के देशों के साथ साथ वहाँ राज्य सघन सामुद्रिक व्यापार करता था। ठीक है, जरा देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। किस पर? 108 पर। और देखते हैं 108। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बौद्ध साहित्य और विषय हैं सुत्त पिटक बुद्ध जन्म की कहानियाँ, विनय पिटक बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या, अभिधम्म पिटक बौद्ध भिक्षुओं की आचार संहिता, या जातक। ठीक है, तो अगर हम इसमें मिलाएं कौन क्या है तो बात करते हैं सबसे पहले सुत्त पिटक के बारे में। तो बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात की गई है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की है सुत्त पिटक में? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। किसमें? बौद्ध पिटक में। यानी एक तरह से बुद्ध के उपदेश होंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सुत्त पिटक में आपके बौद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं के पालन की बातें की गई हैं। अभिधम्म पिटक में बात करें तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। जातक की बात करें तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। देखें अगर हम इसे तो मिलाएं 4 और फिर मिलाएं तो 3, फिर मिलाएं तो 2 और 1, 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं 4 3 2 1 कहाँ मिलते हैं? 1 4 2 3, 3 2 1 4, 4 3 2 1। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर घूमती है, यह निम्नलिखित में से किसने बताया था? तो सूर्य सिद्धांतम में आर्यभट्ट द्वारा यह बताया गया था। लेकिन अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी, तो यह प्रॉपर व्याख्या बच्चों दी गई थी जिस व्यक्ति के द्वारा वो दी गई थी, बरहामीर द्वारा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए धौलावीरा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी हड़प्पा से, या डी मेहरगढ़ से। तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 के पास और देखते हैं 111 में क्या है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऊंट की हड्डी, ठीक है, मुख्य सड़कों पर दरवाजे वाले घर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा दफन स्थल, उपयुक्त में से कौन सा सही है? अगर हम बात करें उपयुक्त में से कौन सी बातें सही हैं, तो बच्चों उपयुक्त में से सभी कथन बिल्कुल सही कहते हैं, यानी हमारे तीनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 112। कांचीपुरम की में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए परमेश्वरम वर्मन द्वितीय ने, बी नंदी वर्मन द्वितीय ने, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, या डी अपराजित वर्मन ने। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, तो ये नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था, यानी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है थेरवाद से अलग करके महत्वपूर्ण संप्रदाय सर्वास्तवाद की स्थापना किसने की थी? ए भद्रबाहु ने, बी राहुल भद्र ने, या डी देवार्धी क्षमा श्रमण ने, या नेमी चंद्र ने। तो किसने की थी? अगर हम इसके बारे में देखें तो ये की थी राहुल भद्र द्वारा। किसके द्वारा? राहुल भद्र द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखें जरा, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में देखना है। संवर, जीव की ओर कर्म का प्रवाह रोकना है। निर्जरा, जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होना। अवधि, जीव की आत्मा, केवल ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। तो इनमें से अगर हम बात करें कौन से कथन सही नहीं हैं या मैच नहीं करते हैं, तो आपके अवधि जो बताई गई है जीव की आत्मा, ये बात बिल्कुल गलत है। अवधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या दिव्य ज्ञान। क्या है? श्रेष्ठ या दिव्य ज्ञान। तो यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा प्रश्न के अनुसार वो है 3, यानी केवल 3 गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा 115 यानी 115, और 115 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्व वैदिक कालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों ने रक्त शुद्धता पर विशेष बल दिया। सही बात है। अलग अलग रंगों के लोगों पर अंतर स्थापित करने के लिए उन्होंने समाज 4 वर्णों में विभाजित किया। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, और देखते हैं। 4 वर्णों के व्यवसाय वंशानुगत थे और अंतर विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है। जीवन के अधिकार क्षेत्रों में महिलाओं को लगभग बराबर का दर्जा दिया गया था। तो मौर्य समाज की विशेषताओं को बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें, अंतर विवाह पर प्रतिबंध नहीं था और व्यवसाय वंशानुगत भी नहीं थे प्रारंभ में। ठीक है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें रंग के आधार पर नहीं बटाता, ये भी बात 2-3 गलत हैं, जबकि 1 और 4 सही है। ऑप्शन में देखें 1 और 4 किस कथन में मिल रहे हैं, तो बी में 1 और 4 मिल रहे हैं। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम और वैन्यगुप्त, बी समुद्रगुप्त और विष्णुगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त द्वितीय, सी गुप्त तथा विष्णुगुप्त। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा था, तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त प्रथम और अंतिम राजा थे। नेक्स्ट चलते हैं 117। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में एक अभियान का नेतृत्व किया था? वह एक विशेषज्ञ वीणा वादक था। गुप्त शासक के बारे में और वीणा वादक का क्लू दिया है। तो वीणा वादक का साक्ष्य केवल एक व्यक्ति है, वो है समुद्रगुप्त, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। देखते हैं 168। ठीक है, देखते हैं 118। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों का संबंध समुद्रगुप्त से है? 1 इलाहाबाद का, सही है। नालंदा ताम्रपत्र, गया ताम्रपत्र और एरण स्तंभ लेख। अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस का है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो समुद्रगुप्त से ये सारे के सारे मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी के स्रोत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। किसके पास? 119 के पास बच्चों। देखें 119। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महेंद्र वर्मन प्रथम से संबंधित नहीं है? ए चैत्यकारी, बी चित्रकार पुल्ली, सी मत्विलास या डी महामल्ल। तो बच्चों यहाँ पर कौन नहीं मिल रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ऑप्शन डी उपाधि प्रथम संबंधित नहीं है, महामल्ल उपाधि संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 120। सूची 1 और सूची 2 से मिलानी है। हड़प्पा कालीन स्थल हैं, कालीन साक्ष्य, अलंकृत ईंटें अगर हम बात करें तो वो कहाँ से मिली हैं? तो वो बच्चों हमें अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं, अगर हम ये देखें तो बच्चों अलंकृत ईंटें हमें मिली हैं कालीबंगा से। घोड़े के कंकाल के बारे में बात करें तो घोड़े के कंकाल के साक्ष्य हमें मिले हैं सुरकोटदा से। बांध के साक्ष्य अगर हम बात करें तो मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। सिपी पैमाना मिला है लोथल से। ऑप्शन मिलाएं तो मिलेंगे 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 देखते हैं कहाँ पर है। 2, 1, 4, 3 देखेंगे तो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। सूची 1 और सूची 2 को कूट को सही मिलाना है। देखते हैं हैंड एक्स और पेबल्स
कहाँ पे मिली है, इसके बारे में बात की गई है। हैंडॉक्स ऑफ पेबल मध्य पाषाण काल का मध्य पाषाण काल स्थल है। पलफ्लैक औजार के बारे में बात करें तो मध्य पुरापाषाण काल है। ब्लेड एवं प्यूरिन उच्च पुरापाषाण काल के स्थल हैं। क्या हैं? ब्लेड एवं प्यूरिन कहाँ के हैं? उच्च पुरापाषाण काल के हैं। और लघु पाषाणिक औजार की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल के हैं, यानी 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 कहाँ पर हैं? 1 2 3 4 बी ऑप्शन में है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 122 देखते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिए? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती या डी कौशाम्बी। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 123 के पास। देखते हैं 123 निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने तीर्थ नहीं की है, यात्रा नहीं की है? अयोध्या, गया, हरिद्वार और कुशीनगर। अशोक ने कहाँ पर तीर्थ यात्रा नहीं की है, इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, अशोक ने केवल कहाँ पर यात्रा नहीं की? अयोध्या में यात्रा नहीं की है और हरिद्वार में यात्रा नहीं की है, जबकि ये दोनों बौद्ध धर्म के स्थल हैं, यहाँ पर यात्रा की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा हमारा सही उत्तर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। कुशीनीरा वर्तमान कुशीनगर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ए लिच्छवियों की, बी मल्लों की, सी शकों की या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुशीनीरा राजधानी थी बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो वो कुशीनगर की। कहाँ की थी बच्चों? कुशीनगर की राजधानी जो थी उसके बारे में बात करें तो वो मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। देखते हैं उत्तर प्रदेश में ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से स्थान पर प्राप्त हुए हैं? ए आलमगीरपुर, बी बड़ा गांव, सी हुलास या डी उपयुक्त सभी। तो कहाँ पे मिले हैं? सभी जगह ताम्रपाश कांस्य संस्कृति के औजार मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं 126 पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? क्या है? उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। ए सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में, इलाहाबाद की बेलन घाटी में, चंदौली की चकिया नामक स्थान पर या आलमगीर की हिंडन नदी घाटी में। तो पुरापाषाण कालीन स्थल की बात की गई है, तो पुरापाषाण कालीन स्थल हमारे आलमगीरपुर के अलावा हर जगह मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल है। नेक्स्ट 127 पर चलें। अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई है? ए लोहदानाला में, बी सराय नहार में, डी महादया में या डी लोहरादेव में। तो मातृ देवी की जो प्रतिमा हमें मिली है वो मिली है हमें कहाँ से? वो मिली है हमें लोहदा नाला में। कहाँ पे मिली है? लोहदा नाला में, यानी बेलन घाटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थल पर 14 सवादान के साक्ष्य मिले हैं? चेपानी, मांडू, सरायनार, महदा या दमदमा में। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश का वह स्थल जहाँ पे 14 स्थल मिले हैं वो है सराय नहार में। ठीक है बच्चों, कहाँ पे मिले हैं? सराय नहार में। नेक्स्ट चलते हैं 129। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख मिलता है? ए कौशल, बी काशी, सी सूरसेन या डी पंचाल। तो शतपथ ब्राह्मण में जिस स्थल के बारे में जानकारी मिलती है वो है कौशल। 130 उत्तर प्रदेश में किस स्थित अतरंजी खेड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए नंबर 1 देखते हैं हम लोग। नंबर 1 है अतिरंजी खेड़ा।
अतिरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एटा जिले में स्थित है। 2 अतिरंजी खेड़ा 1000 BC में लोह प्रयोग धान की खेती एवं वृत्ताकार अग्निकुंड के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अतिरंजी खेड़ा में सुंगों, सुसाणों और गुप्तों के शासकों का संबंध इस प्राप्त हुआ है। नीचे दिए गई बातों में अगर हम देखें तो ये तीनों कथन क्या हैं, पूर्णतः सत्य हैं। तो बच्चों ये जो तीनों कथन बोले गए हैं ये पूर्णतः सत्य हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे तीनों कथन सत्य बताए जा रहे हैं, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो डी ऑप्शन में तीनों कथन सत्य हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर है। 131 पर चलते हैं। 131 देखते हैं, कूटी में मिलाना है 1 को 2 से और देखते हैं कहाँ पर कौन सा कूट मिलेगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। चौदहवें तीर्थंकर भगवान कहाँ पे मिले हैं, अगर इसकी बात किया जाए तो 14वें तीर्थंकर का जन्म स्थल अयोध्या में है। कहाँ पे है बच्चों, अयोध्या में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्मस्थल बच्चों बनारस में है, काशी में है। तृतीय तीर्थंकर की बात करें तो तृतीय का स्थल श्रावस्ती में है और चौथे की बात करें तो वो चौथे आपके कौशाम्बी में हैं। यानी 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन देखते हैं। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहे हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 132। इसे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोखर पहाड़ चट्टान का काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ए देवरिया, बी कन्नौज, सी देवगढ़ या डी महोबा। तो कहाँ पे की गई हैं, महोबा में बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर। 133, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर 7वीं सदी ईस्वी में थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। ए हस्तिनापुर, बी सारनाथ, सी कुशीनगर या डी आपका है प्रयाग। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो आंसर होगा वो होगा सारनाथ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 134 पर। 134, बेलन घाटी पुरातत्व स्थलों की खोज और खुदाई निम्नलिखित में से किसने की। ऑप्शन ए प्रोफेसर रंगनाथ राव, ऑप्शन बी याज्ञदत्त शर्मा, प्रोफेसर GR शर्मा या अमलानंद घोष। तो ये किसने की है, तो ये खोज की थी आपकी प्रोफेसर GR शर्मा ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस स्तंभ का संबंध रानी के अभिलेख से है। ए टोपरा स्तंभ लेख, बी प्रयाग स्तंभ लेख, सी कौशाम्बी स्तंभ लेख या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे है, प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 पर। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यतीत किया। ए मल्ल गणतंत्र में, बी वत्स राज्य में या सी कौशल राज्य में या डी पांचाल राज्य में। तो कहाँ पे किया बच्चों, कौशल राज्य में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से किस कुषाणों के वंश के शासक के सिक्के मथुरा से मिले हैं जिन पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है। ए कुषाण, बी कुजुलकिटफिशस, सी भीमकिटफिशस या डी कनिष्क। तो बच्चों यहाँ पर किसके मिले हैं, इसके मिले हैं वो है आपका सी भीमकिटफिशस के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 138। कौन सा बच्चों, 138 पर। 138 देखते हैं, निम्नलिखित खोज के अनुसार निम्नलिखित में स्थल चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चों सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उपजाने के मिले हैं
ए आलमगीर, बी कोल्डीबा, सी चंदौली या डी लोहरादेव। तो कहाँ पे मिले हैं बच्चों? लोहरादेव में। 139 पर चलें। देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपके गुप्त काल से। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस नगर को आद्य नगरीय स्थल की संज्ञा दी गई है? ए श्रावस्ती, बी इंद्रप्रस्थ, सी कौशाम्बी या डी शक्तिमती। तो किसको दी गई है बच्चों? ये दी गई है कौशाम्बी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है जरा इसे समझें। अमरावती एवं नागार्जुन कोंड में बुद्ध का अंकन, मूर्ति, प्रतीक दोनों हुए हैं। स्थापत्य में यहाँ पर श्वेत पाषाण खंड का प्रयोग हुआ जो अन्य विशेषता थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कथन दोनों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। और अगर ऑप्शन की बात करें तो कहाँ पर हैं? सी हमारा दोनों कथन वाला है, तो जी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहनों के प्रशासनिक ढांचा के राजत्व देवत्व के सिद्धांत दिखती है जो कि मौर्य प्रशासन में अभाव था। सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन में प्रतिहास नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी तथा महासेनापति का यह काम सौंपा गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों उपरोक्त में से पहला कथन तो सही लग रहा है, तो ये बात यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 143 पर। देखते हैं 143 क्या कह रहा है? लाल बर्तन निम्नलिखित में से किस काल में का खास मृदभांड है जो कि सादे भी हैं और पॉलिशदार भी हैं? ए शक काल, बी सातवाहन काल, सी कुषाण काल या डी मौर्य काल। तो ये किस काल का है बच्चों? ये कुषाण काल का है। नेक्स्ट 144 पर देखें तो 144 क्या है? निम्नलिखित में से किसने यवनों एवं शकों को अनिर्वासित शूद्र की कोटि में रखा जो कि नगर सीमा में रहने वाले थे, अस्पृश्य नहीं थे? ए मनु, बी पतंजलि, सी पढ़नी या डी कात्यायन। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये पढ़नी द्वारा, तो ये किसके द्वारा रखे गए हैं? पतंजलि द्वारा रखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 145 पर। अत्यंत समृद्धशाली व्यापारिक बस्ती के अवशेष खेराडी का प्राप्त हुआ है। यह बस्ती उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह जिस बस्ती उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। कहाँ पर थी? बलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से किस स्थान में से रोमन सम्राट अगस्त्यस हेड्रियानस सिक्कों को बनाने वाला सांचा मिला है? ऑप्शन है उज्जैन, मथुरा, रेड़ और नागरी। तो यहाँ पर बात होती है सही मिला है ये उज्जैन में। नेक्स्ट चलते हैं 147 पर। मौर्योत्तर युगीन नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थल से ज्ञात होता है कि भवनों के साथ और गली के दोनों ओर दुकानें पंक्तियाँ थीं? क्वेश्चन नंबर 147 के बारे में जानना है तो 147 का आधा भाग इधर है। ए चंद्रकेतुगढ़, बी मथुरा, सी उज्जैन या गंधार। तो कहाँ पे मिला है बच्चों? मथुरा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 पर। मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर सावनकोट था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बच्चों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं 149 पर। 149 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाओं की चित्रकला अजंता की कुछ चित्रकलाओं से मिलती जुलती है। बात सही है। बाघ की गुफाएं भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ये भी बात दोनों सही हैं। उपरोक्त में से दोनों कथन सही हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलें हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 150 पर। 150 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखें इसमें
बादामी की गुफाओं का उत्खनन चालुक्य के शासनकाल में मांगलेश और संरक्षण में हुआ था। इस गुफा की चित्रकला में महलों के दृश्यों का भी चित्रण किया गया है। इसमें विष्णु के चित्र तथा समर्पण शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, कौन सा होगा? तो बच्चों ये सारी बातें सही हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा GS वर्ल्ड का पेपर नंबर हिस्ट्री रहा। क्या है? GS वर्ल्ड का हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो हमने आज GS वर्ल्ड के एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर को सॉल्व किया। बच्चों इस पेपर का आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आप सीधे टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया के YouTube ऑफिशियल चैनल को भी लिंक करके टेलीग्राम चैनल पर या टेलीग्राम पर ऑफिशियल एग्जामोफोबिया टाइप करके सर्च करके पहुंच सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप ये पेपर सॉल्व करिए और देखिए और अपने कमेंट और अपनी टिप्पणी हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम नए पेपर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।